हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप हिंदी में कहते हो और शॉर्ट फॉर्म में इसको इंग्लिश में ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज कहा जाता है। तो यहां से मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु उठा के लाता हूं जहां पर आपके एग्जाम्स में कुछ ना कुछ हमेशा वहां से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो शॉर्ट नोट्स में वो करेंगे। आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जंतु यानी कि एनिमल्स के बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक जंतु यानी कि एनिमल्स के बारे में। अगर आप टॉपिक उठा के देखोगे तो ये आपका तीसरा या चौथा टॉपिक होगा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जंतु आखिर किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण जो किया गया था वो कीटों, पक्षियों, रेंगने वालों या स्तनधारियों के रूप में किया गया था, जिनको सामूहिक रूप में यानी कि एक ग्रुप में क्या कहा जाता है, जानवर कहते हैं। जैसे कि आप नीचे फिगर वाइज देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ग्रुप यानी कि बंच ऑफ एनिमल्स, इनको ही कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे जानवर जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, उनको कहा जाता है जानवर। हाथी अलग होता है, भालू अलग होता है, जिराफ अलग होता है, शेर अलग होता है, बब्बर शेर अलग होता है, लेकिन उनके सारे सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, जानवर कहा जाता है। ओके, ये तो आप सभी को पता होगा, हम सभी को बचपन से पढ़ाया गया। ये आपका मेन बिंदु नहीं था, मेन बिंदु होते हैं शुरू अब। जंतुओं में जो हम आज बात करेंगे वो पक्षियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले के बारे में। अगर आप इंपॉर्टेंट देखोगे टॉपिक वाइज तो आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अगर आपने देखे होंगे एग्जाम में। जैसे कि 2019 में जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, और एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार पढ़ा रहा हूं, और बनाने में आपकी ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो काफी मेहनत लगी है। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि इसी प्रकार की और वीडियोस मैं आपको देता रहूं, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आपका भी। ओके, तो पहली चिड़िया का नाम आ जाता है, पहली बर्ड का नाम आ जाता है, जिसको इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बर्ड या फिर हिंदी में कलचीड़ी भी कहा जाता है। नाम आपने सुना होगा, ईवीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो चिड़िया होती है ना, ये अपना घोंसला जो होती है वो पत्थरों के बीच में एक मुलायम घोंसला बनाती है। जैसे कि देख सकते हो, ये आपकी कलचीड़ी है, ये आप देख सकते हो यहाँ के पत्थरों के बीच में आपने इसने घोंसला बना रखा है, और इसके घोंसले में जो है वो आपकी लकड़ियों की टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल और रुई इत्यादि के द्वारा ये बनाती है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है रुई से हैं, और बाल वगैरह भी मिक्स होते हैं। टहनियाँ तो हर चिड़िया के घोंसले में होती ही होती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मेन बात यहाँ पर ये बात है कि ये अपना घोंसला जो है वो पत्थरों के बीच में बनाती है, वो भी मुलायम। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पत्थरों के बीच में यहाँ पर भी बैठी हुई है, और यहाँ पर भी इसने अपने अंडे कहाँ दे रखे हैं, पत्थरों के बीच में दे रखे हैं। ओके, मेन बात आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इंडियन रॉबिन बर्ड यानी कलचीड़ी जो है वो कहाँ पर घोंसला बनाती है, पत्थरों के बीच में। पूछा जाए कि उसके घोंसले में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई इत्यादि उसके घोंसले में पाए जाते हैं। सेकंड आ जाता है कौवा। अब कौवा भी देखा होगा आपने कि यह जो अपना घोंसला होता है ना, वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। आप कभी भी आस पड़ोस में देख लो ना कि आप कौवा हर जगह देखने को मिल जाता है, आस पड़ोस में, शहरों में भी और गाँव में भी। तो पेड़ पर जो सबसे ऊंची डाल होगी ना, कौवा जो होता है बड़ी चालाकी से सबसे ऊंची वाली डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ओके, और साथ ही साथ में कौवे के घोंसले में लोहे की तार, टहनियां होती हैं। मेन बात आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि लोहे की तार के द्वारा भी अपना ये घोंसला बना सकता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये व्हाइट वाला जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा क्या है, लोहे की तार है, और बीच में टहनी वगैरह, रुई वगैरह है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, और काफी बार पूछा भी जा चुका है, कि वह चिड़िया या वह पक्षी कौन सा है जिसके घोंसले में लोहे के तार इत्यादि पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कौवा एक ऐसा अपना घोंसला बनाता है जिसमें लोहे के तार के द्वारा या लोहे की तार की मदद से भी वो अपना घोंसला बना लेता है। ओके, और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, कौवा जो होता है ना, उसकी के घोंसले के अंदर जो कोयल होती है ना, वो अपने अंडे देती है। कोयल कभी भी ध्यान रखिएगा अपना घोंसला नहीं बनाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जा चुका है कि कौवा अपना घोंसले में लोहे व इत्यादि के द्वारा अपना घोंसला बनाता है, लेकिन ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना खुद घोंसला नहीं बनाता, वो कौवे के घोंसले के अंदर ही अपने अंडे देता है। तो ध्यान रखिएगा, कोयल जो है वो एक ऐसी पक्षी है जो अपने बच्चे खुद नहीं पालती, अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वो कौवे द्वारा करवाया जाता है उससे। ओके, क्यों? क्योंकि कौवे के बच्चे और कोयल के बच्चे जो देखने में होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, अंडे भी दोनों के बीच में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसलिए वो दोनों कंफ्यूजन में कौवा वो अपने अंडे समझकर उनको भी सेता है, उनको भी पालता है। तो
तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी पालता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन में उसको पता नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, कोयल कभी भी अपना पक्षी जो होता है घोंसला नहीं बनाती, अंडे खुद वो अपने आप नहीं सेती। नेक्स्ट है आपका दर्जन चिड़िया। अब ये जो चिड़िया होती है बहुत इंपॉर्टेंट चिड़िया है। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में टेलर बर्ड भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद करके सीकर घोंसला बनाती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि पत्तों को कैसे इसने एक इंसान जैसे कपड़े सीता है वैसे इसने अपने पत्तों को घोंसले को सी रखा है। देखिए क्रॉस में भी सी रखा है इसने, ताकि पत्ते से जो पत्तों को पत्ते में आपस में जोड़कर सी कर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले ये छेद करती है नुकीले चोंच से। इनकी चोंच जो होती है वो काफी नुकीली होती है। ओके, उस नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके उनको सी कर उसके अंदर अपने ये अंडे देती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए टेलर बर्ड यानी कि दर्जी चिड़िया जो होती है वो कैसे अपना घोंसला बनाती है, तो ये अपने पत्तों को सी कर घोंसला बनाती है। बिल्कुल अगर आप इसका घोंसला फिगर में देखोगे तो काफी ऐसा लगता है जैसे कि इंसान के द्वारा कपड़े सिले गए हो। ओके, तो इसकी खासियत क्या है घोंसलों की? तो ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद करके उनको सी कर फिर अपना ये घोंसला बनाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह चिड़िया कौन सी है जो पत्तों को छेद करके सीकर अपना घोंसला बनाती है, तो वो टेलर बर्ड यानी कि दर्जनी चिड़िया होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका वीवर पक्षी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वीवर पक्षी जो होता है उसमें नर जो होता है वो घोंसला बनाता है और तथा मादा उसी से उसे चुनती है। मतलब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये जो नर है ये अपना पूरा का पूरा घोंसला तैयार करता है और मादा जो होती है इसके घोंसले के डिजाइन कर, घोंसले के आरामदायक, कितना वो आरामदायक है, कितना वो सुविधायक है, उस चीज को परख कर उस घोंसले को चुनती है, फिर वो अपने मादा को, नर को चुनती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वह पक्षी कौन है जिसमें नर घोंसला बनाता है और मादा उस घोंसले के द्वारा उस नर को चुनती है, तो ध्यान रखिएगा वीवर पक्षी होता है उसमें। ओके, तो इनकी खासियत यही है कि नर जो होता है वो घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के बाद जो मादा होती है उस घोंसले के अनुसार ही उस नर के साथ क्या करती है, जीवन व्यतीत करने का फैसला लेती है उनके डिजाइन पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है आपका फख्ता पक्षी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो है वो अपने कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपकी फख्ता पक्षी, जो कि आप यहाँ पर देखोगे तो बीच में ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, घोंसला है। तो और पेड़ किस चीज का, ये कैक्टस का। तो ध्यान रखिएगा फख्ता पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो मेनली, आपको यहाँ पर मेनली ये ध्यान रखना है कि कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता है, तो फख्ता पक्षी। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका तो यही पूछा गया, मेहंदी वाला अब तक नहीं पूछा गया है कि मेहंदी के मेड़ पर अपना घोंसला कौन बनाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है। ओके, तो फख्ता पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 गोरैया और कबूतर पक्षी। इन दोनों को मैं एक साथ ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो है वो घरों के आसपास अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे कि गोरैया जो होती है वो आमतौर पर घरों के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे कि अलमारी के पीछे, छत पर या फिर आईने के पीछे। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार उठाओगे तो ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में ही बोला गया है। जो कि गोरैया कौन सी पक्षी होती है, तो ये आपकी गोरैया पक्षी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका घोंसला जो है वो किसी अलमारी के आसपास बना हुआ है। ओके, तो गोरैया पक्षी एक ऐसी पक्षी होती है जो घरों के आसपास बनाती है और कबूतर भी जो है वो आपका ऐसा पक्षी होता है जो कि अधिकतर मकानों के आसपास घर बनाता है या खंडोरों में घर बनाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों पक्षी ऐसे हैं जो घरों के आसपास अपना घोंसला बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि घरों के आसपास कौन अपना घोंसला बनाते हैं, तो ध्यान रखिए कबूतर गोरैया दोनों पक्षी एक ऐसे पक्षी होते हैं जो घरों के आसपास अपना घोंसला बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 7 बसंत गोरी पक्षी। अब ध्यान रखिएगा ये बसंत गोरी पक्षी या वुड पिकर भी जिसे कहा जाता है। अब ये पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपने पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये पेड़ों में ही छेद कर देती है। इसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि ये पेड़ों में छेद कर देती है और उन पेड़ों के छेद के अंदर अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह पक्षी कौन होता है जो मोटे तने पेड़ों में छेद करके उसमें अपने अंडे देती है, तो बसंत गौरी जो पक्षी होती है वो पेड़ों के अंदर छेद करके उसमें अपने अंडे देती है। ओके, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो।
नेक्स्ट है आपका एट्थ, जो कि है शंकरखोर पक्षी। अब ये कौन से पक्षी होते हैं, तो ये थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं वीवर की तरह, लेकिन वीवर से थोड़े बहुत अलग भी होते हैं। कैसे? क्योंकि यह अपने जो घोंसले होते हैं वो पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इनमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। तो अगर आप गांव के इलाके के रहने वाले हो, तो जब आप या हरियाणा साइड के रहने वाले हो, तो अगर आप जाओगे तो रास्ते में पेड़ों के बीच में आप ऐसा चित्र जरूर देखोगे, जो कि पेड़ों से लटकते हुए, एक ही पेड़ पर काफी लटकते हुए घोंसले देखने को मिल जाएंगे। वीवर पक्षी भी ऐसा ही घोंसला बनाते हैं, लेकिन इनके घोंसले में और वीवर के पक्षी के घोंसले में जो होता है वो काफी अंतर होता है। ओके, बस यहाँ पर मेन बात यहाँ पर ये है कि इनके घोंसलों में जो होता है वो रुई, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वीवर पक्षी, वो सॉरी शंकरखोर पक्षी है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे तो इनके घोंसले के अंदर रुई वगैरह, सूखे पत्ते वगैरह और कपड़ों के चीथड़े वगैरह भी मिक्स होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है जो कपड़े का चीथड़ा ही है। ओके, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, रुई व सूखे पत्तों के द्वारा ये अपना घोंसला बनाते हैं, और अधिकतर जो ये घोंसला होता है वो पेड़ों से लटकते हुए घोंसले होते हैं। ओके, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, एक ही पेड़ पर या एक ही झाड़ पर जो होते हैं वो काफी सारे घोंसले देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन वीवर पक्षी में ऐसा नहीं होता, वो एक ही डाल पर नहीं बनाते हैं, वो अलग अलग डाल पर बनाते हैं। ओके, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो घोंसला बनाती है वो मादा द्वारा ही बनाया जाता है, उसमें नर द्वारा बनाया जाता है। ओके, दोनों की चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बस इतना सिमिलर है दोनों में कि वो लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, लेकिन काफी चीजें जो है वो अंतर है इनमें। ओके, तो ये था आपका 8वां शंकरखोर पक्षी की विशेषताएं। नेक्स्ट है आपका 9th उल्लू पक्षी। अब उल्लू जो है, यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये कैसा एक पक्षी है, तो रात्रिचर प्राणी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ये रात में भी देख सकता है, जो कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और कितने पीछे तक? तो 360 डिग्री तक। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, इसलिए रात्रिचर प्राणी कहा जाता है इनको। और साथ ही साथ में ये अपनी गर्दन जो होते हैं वो कितना घुमा सकते हैं, तो 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। और ऐसा लगता है इनकी पक्षी की इनकी गर्दन सीधी है, उल्टी, ऐसा लगता है पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि गर्दन को इतनी परफेक्टली 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह पक्षी कौन है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वो अपनी गर्दन जो पीछे तक घुमा सकता है वो कौन है? उल्लू है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट को। यहां पर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पक्षियों से रिलेटेड ही आपके लास्ट में मैंने आपके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहां पर भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका 9वां पक्षी, जिसके इंपॉर्टेंस जो कि आपको ध्यान रखने आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां मैना पक्षी। अब मैना पक्षी को एनसीईआरटी बुक्स में कहा गया है कि ये रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार माना जाए तो वैसे तो आपको मेनली अधिकतर जगहों पर ये देखने को मिल जाती है, बिल्कुल आम चिड़िया है हमारे इंडियन यानी कि भारत में। ये वाली चिड़िया आप देख सकते हो, आपने हर जगह देखी होंगी। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में कहा गया है कि रेगिस्तान में पाई जाती है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि बेस सारी की चीजें किससे होती है? एनसीईआरटी से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मैना अपनी गर्दन जो है वो झटके से पीछे कर लेती है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, ये अपनी गर्दन जो है वो पीछे तक झटके से मोड़ लेती है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल जो 2019 में आया था पेपर, उसमें पूछा भी गया था कि वह पक्षी कौन है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेती है। तो ध्यान रखिएगा, मैना पक्षी जो है वो अपनी गर्दन जो है वो झटके से पीछे कर लेती है एकदम से। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी 2019 में जो सीटेट हुआ था फिलहाल 3-4 महीने पहले, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों ध्यान रखिएगा इन पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका 11th बगुला पक्षी। अब जैसे कि आपने कहीं ना कहीं तो ये बगुला तो देखा ही होगा, तो बगुला पक्षी से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे कि बगुला जो है वो भैंस पर बैठकर उसके या उसके शरीर पर जो कीड़े होते हैं उनको खाता है। जैसे कि आपने गांव इलाके में देखा होगा कि भैंस के ऊपर हमेशा बगुले बैठने को देखने को मिलते ही रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी जरूर देखा होगा अपने एग्जाम में कि बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंसों की जो शरीर पर कीड़े होते हैं उनसे उसको, भैंसों को छुटकारा मिल जाता है और बगुले को उसका भोजन मिल जाता है। मतलब बगुला जो होता है वो भैंस की पीठों पे से जो कीड़े होते हैं उसको चुन चुन के खा लेता है, और जिससे भैंस को उसको कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। इसलिए भैंस जो है वो बगुले को अपनी पीठ पर बैठने देती है। ओके, अगर आप गांव घर के इलाके से हो तो आपने ये वाला चित्र जरूर देखा होगा, ये वाला फिगर आपने जरूर देखा होगा। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा
बगुला भैंस की पीठ पर इसलिए बैठने को देखने को मिलता है ताकि भैंस की पीठ पर जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो खा लेता है बगुला, जिसके कारण बगुले को भोजन मिलता है और भैंस को उसके कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। ओके, तो ये 11 इंपॉर्टेंट पक्षियों के घोंसले और पक्षियों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना था, जहां से आपके हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले हम पक्षियों के बारे में बात करेंगे और फिर पक्षियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं से, जहां से आपके कुछ क्वेश्चंस बनने को देखते हैं। चलिए उन पॉइंटों को एक बार देख लेते हैं। तो लिख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए पहला पॉइंट कि पक्षियों के पंख जो होते हैं वो उड़ने के लिए साथ ही साथ में सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे पक्षी जो होते हैं वो हमेशा जैसे इंसानों की तरह कपड़े पहन के गर्मियां तो नहीं लेते या फिर सर्दियों से बचते तो नहीं है, तो उसी प्रकार से पक्षी जो होते हैं वो पंख जो होते हैं उनके उड़ने में काम आते हैं और साथ ही साथ में सर्दी व गर्मी से बचने के लिए वो रूपांतरित यानी कि चेंजेबल होते रहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा आपका कि पक्षियों के जो चोंच होते हैं उनमें दांत नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि चिड़िया जो होती है वो उड़ते उड़ते ही क्या कर देती है, वो अपना देखा होगा बीट वगैरह कर देती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा पक्षियों के अंदर ना मूत्राशय होता है और ना ही वो अपने पेशाब वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि इंसानी शरीर होता है वो अपने अंदर कुछ हद तक, जब उनके कुछ हद तक वो अपने पेशाब को रोक कर रख सकते हैं, वैसे आपका पक्षी नहीं कर सकते। वो बीट के अनुसार ही वो मूत्राशय यानी कि दोनों चीज एक साथ कर देते हैं, वो अपने प्रेशर को बनाकर नहीं रख सकते इंसानों की तरह, मनुष्य की तरह। ओके, तो पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यह प्रवास पर जाते हैं और ये क्या होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे प्राणी होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा पक्षियों के हृदय में यानी कि दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। 4 पार्टों में पक्षियों का दिल बटा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि पक्षियों के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोरैया, फक्ता और शंखाखोर। ध्यान रखिएगा 3 चिड़िया मैंने आपको बताई थी, ये तीनों की तीनों चिड़िया जो होती हैं वो जोड़े में रहती हैं और ये अपना घोंसला जो है वो स्वयं बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों चिड़िया जोड़े में रहती है। अगर जोड़े में से कोई भी एक चिड़िया मर जाती है तो दूसरा अपने आप मर जाता है। ओके, तो ये तीनों की तीनों चिड़िया कैसे रहती हैं, जोड़े में रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और हमारे विश्व में ये आपके 5 ऐसे पक्षी हैं, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग। ये 5 ऐसे पक्षी हैं, पक्षी होने के बावजूद भी ये क्या है, उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं सकते हैं ये पक्षी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ना उड़ने वाले पक्षियों के समूह को चुनिए, तो एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग जो है ये आपके ना उड़ने वाले पक्षी हैं। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो विश्व का सबसे बड़ा अंडा होता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तो शुतुरमुर्ग देता है। ओके, अधिकतर आपको ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड रेगिस्तानी इलाके में देखने को मिलते हैं। ओके, और पेंगुइन वगैरह क्या होते हैं, तो ये पानी में तैरते हैं। पेंगुइन जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, ये उड़ नहीं पाते हैं। जैसे हम पक्षी हवा में उड़ते हैं तो पेंगुइन पानी के अंदर इतनी तेज चलता है, इतनी तेज उड़ता है, ऐसा मान लो कि वो पानी का क्या है, उड़ने वाला पक्षी है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 आपके ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इंसान जो घर बनाते हैं वो रहने के लिए बनाते हैं, लेकिन पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और वो भी कब, तो अप्रैल महीने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पक्षी कब अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं, तो अप्रैल महीने में, और अंडे देने के लिए घोंसले वो केवल बनाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है आपका पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मनुष्य होता है या जानवर वगैरह, जैसे कि भैंस वगैरह, गाय वगैरह जो होती है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती है, मजबूत होती हैं, वो भरी हुई होती है ये। लेकिन पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो कैसी होती हैं, खोखली होती है, उनके अंदर हवा भरी होती है। क्यों, क्योंकि उनको हवा भरने के कारण उनकी हड्डियां जो होती है वो हल्की होती है, हल्की होने के कारण ही वो उड़ पाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इंसानी हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, वो भरी हुई होती है, वो पतले से मांस की वजह से, लेकिन पक्षियों की हड्डी अंदर से खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है, तभी वो उड़ने में उनकी सहायता करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी एक ही समय पर दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पक्षी जो होते हैं उनके बीच में जो होती है वो उनका जो मांस का बना हुआ जो नोकीली चीज हो जाती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पक्षी जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो यहां पर एक आंख होती है और इसके पीछे एक आंख होती है, तो ये वाला हिस्सा जो आता है वो बीच में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है पक्षी जो होता है वो अपनी दोनों आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं। आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं ना वो घूम नहीं सकती। जैसे कि हमारी इंसानों की आंखों की पुतलियां होती हैं, हम लेफ्ट राइट घुमाकर देख सकते हैं इसको। ओके, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता, उनकी आंखों की पुतलियां फिक्स होती हैं, उनको दाएं बाएं देखने के लिए आंखों की जगह अपनी गर्दन घुमानी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी दाएं बाएं देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। वैसे ही आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चील, बाज व गिद्ध ये तीन पक्षी ऐसे हैं जो हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उस पक्षियों का समूह को चुनिए जो मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध ये तीन पक्षी आपके ऐसे पक्षी हैं जो इंसानी आंखों के द्वारा 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ में रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं? सफेद व काला ही देखते हैं। ध्यान रखिएगा, काली ही देखते हैं। जैसे कि बाघ है, बाघ में जो रात में उनको दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? सफेद व काली दिखाई देती है। उल्लू है जो रात में जागता है, वो उसमें को रात की सारी चीजें कैसे दिखाई देती है? सफेद व काली दिखाई देती हैं। ओके, तो पर रात में कोई भी जानवर जो जागता है वो दिखता है उसको, तो वो कैसी देखता है? सारी की सारी चीजों को कलर वाइज नहीं देखता, वो सफेद व काली के अनुसार, ये 2 कलर में उसको सारी की सारी चीजें रात में दिखाई देती हैं। ओके, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट जंतु यानी कि एनिमल वाला चैप्टर, जिसमें आपके पक्षियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पक्षियों वाला टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करवाया है। एक जगह हम कंप्लीट करेंगे हाथी और सांप वाले क्वेश्चन। देखा होगा आपने, हाथी से रिलेटेड और सांप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो एक जगह हम कवर करेंगे अपने हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन और अपने सांप से रिलेटेड क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की शॉर्ट नोट्स की पहली क्लास, जंतु में, वो भी पक्षियों के बारे में। ओके, अब मुझे बताइएगा ये पक्षियों वाली क्लास जो है वो मैंने आपकी ली है, पूरी की पूरी क्लास जो है वो आपको कैसी लगी। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, और ध्यान रखिएगा ये पूरी की पूरी पीडीएफ यानी कि ये स्लाइड्स बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो नीचे जाके वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार की आपको वीडियो और ज्यादा से ज्यादा हम आपको दे सके। ओके, और साथ ही साथ में अगर तक आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए जो मैं आपको पीडीएफ वगैरह देता हूं वो वहां पर भी देता हूं। ओके, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स की ईवीएस की क्लास पक्षियों के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और जैसे कि मैं बोलता हूं, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।